आज हमारे पीएसयूज को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर देश से भी और देश के बाहर से भी मिलने लगे हैं। ये अपने आप में मैं जो कहता हूं ना, एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर ये देश 25 साल है, उसका संकेत यहां नजर आता है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने विश्वासघात करने के विषय में भी हमारे देश के अन्नदाता को भी नहीं छोड़ा। इस देश में 10 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, छोटे किसान हैं। उनकी तरफ कभी परवाह नहीं की गई, उनकी तरफ कभी देखा नहीं गया, नहीं उनके दिमाग में ये छोटे किसानों का कोई महात्म्य था। उनको लगता है कुछ बड़े लोगों को संभाल लिया तो गाड़ी चल जाएगी, और यही राजनीति करते रहे। आदरणीय सभापति जी, हमारे दिल में छोटे किसान के प्रति एक दर्द था। हम जमीनी हकीकतों से परिचित थे और उसी के कारण हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना लेकर गए। और आप इतने कम समय में हमारे इन छोटे किसानों के खाते में 4 लाख करोड़ रुपया हमने दिया है। 4 लाख करोड़ रुपया आंकड़ा छोटा नहीं होता है आदरणीय सभापति जी, और उसने हमारे छोटे किसानों को एक नई ताकत दी है, नए सपने देखने का सामर्थ्य दिया है। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारा किसान उस दिशा में जरूर भारत की आशा अपेक्षा के अनुरूप परिणाम देगा। आदरणीय सभापति जी, यहां कुछ साथियों ने इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में शिकायतों का भाषण काफी किए। शायद वो तय करके आए थे कि ऐसा ऐसा बोलना है, तो इसमें तो उनका ऐलान दिखता था, बाकी में तो नहीं दिखता है। आदरणीय सभापति, जब ये इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं एक जरा किस्सा सुनाता हूं। मैं किसी का भला बुरा कहने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ हकीकतें रख रहा हूं। परेशानी जिनको होगी उनको होगी, लेकिन तथ्य तो तथ्य ही होते हैं। हमारे देश के एक नेता हिमाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे और वहां से आने के बाद उन्होंने खुद ने ये घटना कहीं सुनाई, रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। उसमें उन्होंने कहा, उस नेता ने क्या कहा, मैं उन्हीं के शब्द पढ़ रहा हूं। काफी लंबे समय तक मुझे योजना आयोग से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग योजनाएं बनाने को तैयार ही नहीं थे। मैं हिमाचल प्रदेश गई थी, जब मैं वापस आई तो मैंने योजना आयोग में कहा कि हमारे कामदारों को, वर्कर्स को जीप की जरूरत नहीं है, बल्कि खच्चरों की आवश्यकता है, ताकि कम से कम उन पर सामान आदि लादा जा सके। आगे उन्होंने कहा, लेकिन मुझे बताया गया हम पैसा तो जीप के लिए ही देंगे, क्योंकि खच्चरों के लिए पैसे देने की पॉलिसी नहीं है। इसी भाषण में आगे वो कहती हैं, अब वहां सड़कें ही नहीं थी। उनका कहने का कारण यह था कि हिमाचल में जहां वो गई वहां सड़कें ही नहीं थी। अब वहां सड़कें ही नहीं थी तो फिर उस पर जीप का क्या लाभ हो सकता है? जीप लेकर के कौन जाएगा जहां रोड नहीं है?
लेकिन उस समय योजना आयोग का जोर था या तो जीप या तो कुछ भी नहीं। आदरणीय सभापति जी, ये भाषण किसी और का नहीं, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भाषण है। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में यही कार्यशैली रही और जिसको इंदिरा जी खुद जानती भी थी कि ये पाप चल रहा है, लेकिन इस कार्य संस्कृति को सुधारने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। और इंदिरा गांधी जिस प्लानिंग कमीशन की धज्जियां उड़ा रही थी, उसके जन्मदाता उनके स्वयं के पिताजी थे। और प्लानिंग कमीशन को बना और इंदिरा जी ने जब कहा, उसके बीच में 2 दशक बज चुके थे, लेकिन हाल यही था। और 2014 तक सब दुखी थे, सब परेशान थे, सब गलती देख रहे थे, लेकिन सुधार करने की तैयारी नहीं। 2014 के बाद जब आपने हमें मौका और कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्लानिंग कमीशन अटकाना, लटकाना, भटकाना वाली कार्यशैली बना दी थी, 2014 में जब हमें मौका मिला तो हमने आकर के काम किया, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और नीति आयोग को बनाया। आज नीति आयोग बहुत तेज गति से काम कर रहा है। अब देखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, वो भी एक बड़ा प्रेरक उदाहरण है। और मैं तो देख रहा हूं कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, विकास के लिए एक मॉडल के रूप में वैश्विक संस्थाएं इसको अनुमोदन दे रही है। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की ये सफलता बनी है। देश के कई जिले ऐसे थे जिसको पिछड़े मान करके छोड़ दिया गया था और वहां करोड़ों लोगों की जो मौलिक जरूरतें थी उसको भी नकार दिया गया था। उनको तो ऐसे ही जीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। और जो पिछड़े इलाके थे वो और पिछड़े होते गए और बर्बादी आती गई। और हालत तो सरकार में ऐसी थी कि जब किसी को पनिशमेंट ट्रांसफर करनी होती थी, पनिशमेंट पोस्टिंग देना होता, तो ऐसे ही जिलों में भेजा जाता था ताकि और खराब करे वो। ये हाल बन गया था, ये वर्कल्चर बन गया था। हमने इस स्थिति को बदला। सबसे पहला आग्रह किया, यंग होनहार अफसरों को लगाया जाएगा और पूरा 3 साल का मौका उसको दिया जाए काम करने का। एक के बाद हम निर्णय किए और आज देखिए किसी समय छत्तीसगढ़ का हमारा बस्तर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में था। आज वो बस्तर पूरे देश में बस्तर ओलंपिक के नाम से चर्चा में है। आज विकास की धारा बस्तर के गांव-गांव पहुंच रही है। अभी कुछ गांवों में पहली बार बस देखी, पूरे गांव ने उत्सव मनाया बस्तर में। ये परिस्थितियां छोड़ करके गए हुए हैं लोग और यहां पर पता नहीं किस प्रकार से देश को कहां ले जाना चाहते हैं लोग। आदरणीय सभापति जी, इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा शानदार उदाहरण है। ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन मैं कहने के लिए इसको उल्लेख कर रहा हूं। कांग्रेस के हमारे साथियों को ये जो बदलाव आ रहा है उसमें इंप्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रहा है। और उनका तो एक ही वो प्लानिंग कमीशन वाला मॉडल है, जीप और खच्चर वाला मॉडल, यही वो लोग जानते हैं, उससे आगे कुछ नहीं जानते। और ये इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, मेरा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नर्मदा नदी पर बांध बांधने की कल्पना की। विषय तो पक्का हो गया, सरदार साहब नहीं रहे, खैर नेहरू जी ने शिलान्यास किया। अब इंप्लीमेंटेशन देखिए इनको। मेरा जन्म नहीं हुआ था
जब इसकी कल्पना की गई थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने उसका उद्घाटन किया, ये हाल है। और उनका इंप्लीमेंटेशन देखिए, मुझे मुख्यमंत्री रहते हुए 3 दिन अनशन पर बैठना पड़ा था। नर्मदा सरदार सरोवर डैम के लिए, मेरे राज्य के किसानों के लिए मैंने अपने आप को दांव पर लगा दिया था। तब जाकर के भारत सरकार को झुकना पड़ा और तब जाकर के सरदार सरोवर डैम के कंस्ट्रक्शन को गति मिली और यहां मैं पहुंचा, तब मुझे उसका उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला। और आज कच्छ तक, हावड़ा बीएसएफ के लोग जहां बैठते हैं, वहां तक नर्मदा का शुद्ध पानी पीने के लिए पहुंच रहा है। इंप्लीमेंटेशन क्या होता है? और यहां पर इम्प्लीमेंट किसी ने शब्द पकड़ा दिया, हर एक के मुंह से वही निकल रहा था। हमने कांग्रेस की कार्यशैली को बदलने के लिए, जब मैंने देखा कई ऐसे काम थे अटके पड़े हुए, कोई पूछने वाला नहीं थे फाइलों में, और पॉलिटिकल फायदे के लिए अनाउंसमेंट कर दिए, दिए जला दिए, पत्थर लगा दिए, करना कुछ नहीं। आखिरकार मैंने एक टेक्नोलॉजी वाला प्लेटफॉर्म बनाया यहां आकर के, प्रगति के नाम से। ये प्रगति प्लेटफॉर्म का मैं उदाहरण देता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद हिमाचल में एक ट्रेन उन्होंने पार्लियामेंट में घोषित की थी, शायद ऊना और कोई। मेरे आने तक वो कागज पर भी उसका ड्राइंग नहीं बना था, बता, और चुनाव जीतने के लिए वो घोषणा कर दी। प्रगति के अंदर मेरे सामने विषय आया, ऐसे कई विषय मेरे सामने आए और उस प्रगति के अंदर हमने एक एक प्रोजेक्ट क्यों अटके हुए, किस डिपार्टमेंट की काम में क्या मुसीबत आई है, किसने गलत तरीके से इसको आगे बढ़ाया, और बजट तो बढ़ता ही गया था। जो योजना 900 करोड़ में होनी थी वो 90,000 करोड़ तक पहुंच जाए, ये हाल करके रख दिया था इन्होंने। हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा, अभी मैंने 50वां एपिसोड पूरा किया उस मीटिंग का, और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, उनकी कठिनाइयों को भी समझा, उसके इम्प्लीमेंटेशन में कौन मिनिस्ट्री का परेशानी हो रही है, किस स्टेट की परेशानी हो रही है, किस कानून की परेशानी हो रही है, हर एक की बारीकी से देखा। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीस का काम को गति मिली। 85 लाख करोड़ रुपीस के काम, आप कल्पना कीजिए देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने। इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है। रेल हो, रोड हो, सिंचाई हो, ग्रामीण कोई व्यवस्था का काम, इन सारी चीजों को हमने इसमें लिया। अब जैसे जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, आज ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। और बर्फबारी में इन दिनों आपने देखा एक वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ है, बर्फ के बीच में थे, चारों तरफ बर्फ की चादर छाई हुई है और वंदे भारत ट्रेन निकल रही है, और लोग कहते हैं गलती मत करना, ये तो विदेश है, ये हिंदुस्तान है, ये रील चल रहे हैं बाजार में। लेकिन 3 दशक तक यही प्रोजेक्ट लटका हुआ था। 3 दशक, 30 साल, आप कल्पना कर सकते, 2 पीढ़ी आगे बढ़ जाए, ये यही के अटके पड़े थे। हमारी सरकार ने इसको पूरा किया। आदरणीय सभापति जी, मैं असम की बात करता हूं, और कोई ये मत सोचो कि मैं चुनाव है इसलिए बोल रहा हूं। इनके पाप है इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। कांग्रेस सिर्फ इमेजिन करती है और इंप्लीमेंट करने का उनको कोई लेना देना ही नहीं होता है। अब असम का बोगीबील ब्रिज, ये बोगीबील ब्रिज अरुणाचल और असम को जोड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज, कितने ही सालों तक ये प्रोजेक्ट लटका रहा। हमने प्रगति के माध्यम से इसको रिव्यू किया और असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत बड़ी सुविधा वाला ये काम हमने पूरा किया।
आदरणीय सभापति जी, इम्प्लीमेंटेशन की बातें जब करते हैं तो एक बार हमारे पास तो तथ्यों के साथ चीजें हैं कि हमने चीजों को समय पर पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े। और इन दिनों तो जो काम कर रहे हैं समय से पहले हो रहा है। हमने पूरी दुनिया को कहा था कि हम 2030 यहां पहुंचेंगे सोलार में, हमने वो काम 2025 में कर दिया। हमने इथेनॉल का समय तय किया था, हम उसमें भी 2-3 साल पहले ही काम पूरा कर लिया। तो एडवांस में हम काम पूरा करने का इंप्लीमेंटेशन की ताकत हमारे से उससे भी ज्यादा है। आदरणीय सभापति जी, भाजपा हो, एनडीए हो, हमारा अप्रोच, चीजों की तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण, समस्या के समाधान के लिए हमारी सोच और कांग्रेस के बीच में आसमान जमीन का अंतर है, बहुत फर्क है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारी सोच ये है कि 140 करोड़ देशवासी ये इतने सामर्थ्यवान हैं कि वह चुनौतियों को समाधान दे सकते हैं। ये हमारी सोच है। हमारा भरोसा है देशवासियों पर, उनके सामर्थ्य पर हमारा भरोसा है, और यही लोकतंत्र की भी सच्ची ताकत होती है। लेकिन कांग्रेस देशवासियों को ही समस्या मानती है। अब मैं इनका इतना बोल करके छोड़ दूंगा तो आज पता नहीं रात को उनको नींद नहीं आएगी और गालियां कल कैसी दे उसका प्लानिंग चलेगा। लेकिन मैं उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं किस प्रकार से लोग सोचते थे देशवासियों के लिए। देश के लोगों के बारे में नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूं। इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी, और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। खुद ने कहा है, उन्होंने कहा, और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं, जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अगर आप बनना चाहते अगर आप बनना चाहते जब 25 साल के प्रत्युष का किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 12 लाख का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। हमारे लिए देशवासी समर्थक की पूंजी है। हमारे लिए हर देशवासी भारत का उज्जवल भविष्य का नियंता है, निर्माता है, कर्ता धर्ता है। हम उसको समस्या कैसे कह सकते हैं?
ऐसी सोच वाले लोग अपने परिवार का ही भला करेंगे और किसका करेंगे? आदरणीय सभापति जी, देश के लोगों का अपमान करते रहना एक कांग्रेस के स्वभाव में पड़ा हुआ है, उनके संस्कारों में पड़ा हुआ है। कांग्रेस ने बीते दिनों राष्ट्रपति जी का अपमान किया। चुनाव के बाद जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति जी के लिए शब्द कहे गए हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये कैसे लोग हैं? भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या बोल रहे हैं लोग? आदरणीय सभापति जी, कल लोकसभा में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। ये राष्ट्रपति पद, उसका घोर अपमान किया है। उनको संविधान शब्द मुंह में बोलने की अधिकार नहीं रहता है। जो लोग गरीबी से निकली हुई एक महिला, आदिवासी परिवार से आई हुई एक महिला, जब आपने लोकसभा में जो व्यवहार किया है, आपने आदिवासी समाज का अपमान किया है, आपने महिला का अपमान किया है। भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान, संविधान ने जिनको सर्वोच्च पद दिया है, आपने उनका अपमान किया है, आपने संविधान का अपमान किया है। आदरणीय सभापति जी, उनको कुछ भी लगता हो, कांग्रेस को ये गुनाह की Honorable members, it is now 6 p.m. If the House agrees, we may sit beyond 6 p.m. till disposal of the motion of thanks and the presidential address. Do I have the leave of the House to extend the sitting beyond 6 p.m.? Thank you. आदरणीय सभापति जी, समय बढ़ाने के लिए मैं आपका और सदन का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, बड़ी दर्दनाक लोकसभा की घटना है और शायद हताशा, निराशा तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए देश के पवित्र लोकतंत्र के मंदिर को ही इस रूप में कर देना, और उस समय चेयर पर असम के ही हमारे एक माननीय सांसद बैठे थे और उस समय कागज फेंके गए, टेबल पर चढ़ दिया गया। क्या ये नॉर्थ ईस्ट का अपमान नहीं है? क्या असम के नागरिकों का अपमान नहीं है? कल फिर दोबारा किया उन्होंने, और उस समय आंध्र के दलित परिवार का बेटा चेयर पर बैठा था, उसको भी अपमानित किया। यानी आपने नॉर्थ ईस्ट का अपमान, चेयर में बैठा अपमान करो। आंध्र के एक दलित परिवार का बेटा चेयर पर बैठा, उसका अपमान करो। सदन ने इनको काम दिया हुआ है, सबने मिलकर के काम दिया हुआ है, लेकिन वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए आप अपमान करते हो। और ऐसा लगता है कांग्रेस के लोगों को असम की जनता के प्रति बड़ी नफरत है। उनको लगता है कि उसकी जनता ने उनका साथ छोड़ दिया, मतलब उनके दुश्मन हो गए। क्या कभी लोकतंत्र में ऐसे सोचते हैं क्या? मुझे तो तब बहुत पीड़ा हुई थी जब भारत रत्न भूपेन हजारिका जी
क्योंकि इस देश के बहुत ही सम्मानीय व्यक्तित्व है जी। आज भी घर घर में उनको स्मरण करते हैं लोग। उनके प्रति जो भक्ति का भाव है आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन उनको इसकी भी कोई परवाह नहीं है। और जिस प्रकार से और हमारा सौभाग्य था कि हमने भूपेन हजारिका जी के देश के लिए जो उनका योगदान था, नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाके से पूरे देश को अपने वाणी से, अपने विचारों से, अपनी अभिव्यक्ति से बांध के रखा था। हमने भारत रत्न देने का निर्णय किया, इस पर भी इनको ऐतराज। और मैं तो हैरान हूं, खड़गे जी अगर होते तो मैं उनकी हाजिरी में कहता ही है। इन्होंने जिस प्रकार से बोला ना भारत रत्न के बाद, वो वीडियो पर उनका चेहरा देखेंगे ना, आपको लगा रहे ये ऐसे लोग हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। और ये कहा अरे ये तो सिंगर थे। मैं समझता हूं कि ये किसी का भी अपमान करने में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। उन्होंने भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न दिया, उसका भी विरोध किया। ये पूरे असम का विरोध है, पूरे देश के कला प्रेमियों का विरोध है। और मुझे पक्का विश्वास है असम कभी भी इस अपमान को भूलने वाला नहीं है। आदरणीय सभापति जी, कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और इसी सदन के माननीय सांसद है वो, और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है। एक शब्द तो बोल लेते, लेकिन सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, और इसी के कारण उन्होंने कल, और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य हैं, उन्हें अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? और वो भी एक सिख है इसलिए गद्दार कहना बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? आदरणीय सभापति जी, एक तरफ ये दृश्य है और दूसरी तरफ हमारे सदानंद जी मास्टर का दृश्य है। राजनीतिक विद्वेष के कारण उनके दोनों पैर काट दिए गए। भरी जवानी में दोनों पैर काट दिए। कटे हुए पैर से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन संस्कार इतने ऊंचे हैं कि वाणी में भी अपशब्द नहीं निकलता है, बर्तन में भी कटुता नजर नहीं आती।
गर्व होता है। और कल जब उनका पहला भाषण हो रहा था सदन में और उन्होंने जब अपने बेंच पर आपसे इजाजत लेकर के अपने कटे हुए पैर के लिए वो जो नीम का उपयोग करते हैं, आर्टिफिशियल नीम का, उन्होंने जब रखा, वो दृश्य देश के लिए पीड़ादायक था कि इस देश में ऐसा ही बंधारण की बातें करने वाले इंडिया अलायंस के लोग, और ये इंडिया अलायंस पूरा जिम्मेवार है इसके लिए, वैचारिक असहमति के कारण एक नौजवान के, और वो भी एक टीचर, शिक्षक के प्रति गर्व से, आदर से देखा जाता है, उसके पैर काट दे, लेकिन उनको कोई खेद नहीं है, उनको कोई दर्द नहीं है। लेकिन मैं मास्टर सदानंद जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से इतनी भयानक हमले के बाद भी देश की सेवा का अपना व्रत जारी रखा और आज देश की नीति निर्धारण में अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। ये गर्व की बात है और ऐसे लोगों के सहारे हम राजनीति में जीते हैं, काम करते हैं, देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा मिलती है। ये संस्कार हमें पाए हैं, ऐसे लक्षावधि कार्यकर्ताओं के तब से पाए हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इन दिनों और वैसे कांग्रेस के हमारे साथियों का मुझ पर जरा विशेष प्रेम है, वो स्पेशल प्रेम है। और जब मैं जिम्मेवारी जो मिली है उसके तहत, और जिम्मेवारी न मिलती तो भी देश के लिए जीना तुमने सीखा है। हम विकसित भारत की जमीन मजबूत कर रहे हैं, उसको एक ताकत दे रहे हैं। एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे? बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। किस प्रकार के संस्कार और वृत्तियों से पले बड़े लोग हैं ये। आदरणीय सभापति जी, मेरे लिए कोई अनुभव मेरा बहुत पुराना है। 2002 से जब वे विपक्ष में थे तब से, और 2004 से जब वो सत्ता में आए तब से, और 2014 से मैं जब यहां आया तब से, पिछले 25 साल से संसद का एक भी सत्र ऐसा नहीं गया, मोदी संसद का सदस्य नहीं था, एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो इन लोगों ने। 25 साल। और मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूं। आदरणीय सभापति जी,
ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए हैं, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदती है आपको। हमें नेहरू जी ने देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, सिंधु जल समझौता करके। उस सिंधु जल समझौते को हमने एबेंस में डाल दिया। क्या इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हो? आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस की परेशानी कुछ और है। ये पचा नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे, और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है कि भाई पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन अब तक टिका क्यों है? और इसलिए वे एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आदरणीय सभापति जी, ये तो मान करके बैठे थे। उनका लोकतंत्र, संविधान का कोई लेना देना नहीं। उनको तो लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनके परिवार की जागीर है, उस पर कोई और बैठ नहीं सकता। ये जो उनके भीतर में नफरत पड़ी हुई है ना, मोहब्बत की दुकान में जो आग भरी पड़ी हुई है ना, उसका परिणाम है। और इसीलिए कोई क्यों बैठा, हमारा पैतृक अधिकार था, इसलिए मोदी की कब्र खोदने का नारा लेकर के वो चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के शाही परिवार को देश ने दशकों तक अवसर दिया है। ऐसा नहीं है, देश ने आपके लिए भी अपना भविष्य दांव पे लगाया था, लेकिन आपने गरीबी हटाओ के नारे लगाए, गुमराह किया। लाल किले पर से कांग्रेस के एक भी प्रधानमंत्री के भाषण में गरीबी हटाने की बात ना आई हो, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाने के लिए क्या किया, वो एक बार भी नहीं आया। वो नारे से अधिक कुछ नहीं था उनका। और मोदी ने रास्ता अपनाया गरीब को एम्पावर करने का, गरीब को सशक्त करने का। और मेरे देश के गरीबों को मैं सलाम करता हूं, उन्होंने देश की योजनाओं को समझा, स्वीकारा और अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए प्रयास किया। मैं देश के गरीबों का गौरवगान करता हूं कि हमारी नीतियों पर भरोसा करके, हमारी नीयत पर भरोसा करके उन्होंने भी
अपने आप को खपाने के लिए कोई कमी नहीं रखी और 25 करोड़ मेरे गरीब परिवार के भाइयों ने गरीबी को परास्त किया और खुद गरीबी से बाहर आए हैं। मैं उनको सलाम करता हूं। मेरे 25 करोड़ देशवासी जो निराशा में पड़े हुए थे, दूर एक आशा की किरण दिखाई दी, उठ खड़े हुए और आज हमारे साथ चल पड़े। आदरणीय सभापति जी, 2014 के पहले इम्प्लीमेंटेशन की बातें करते थे। हमारे यहां सैकड़ों लोग रेलवे क्रॉसिंग पर मरते थे। स्कूल की बस रेलवे क्रॉसिंग से जा रही है, 20-20, 25-25 स्कूल के बच्चे मरने की खबरें आती हैं। अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग, वो इतना बड़ा काम नहीं था कि नहीं कर सकते थे। ये काम भी मुझे करना हुआ और हमने सारे अनमैन्ड क्रॉसिंग बंद कर दिए, लाखों लोगों की जिंदगी बचा ली। इसलिए ये मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, 2014 से पहले इस देश में 18,000 गांव ऐसे थे जिनको बिजली का मतलब पता नहीं था। बिजली का कोई तार होता है, कोई बल्ब होता है, कोई लट्टू जलता हुआ उसमें उजाला निकलता, पता नहीं था उनको। 18,000 गांव 2014 के बाद जब आपने हमें दायित्व देशवासियों ने दिया, उन 18,000 गांव जिन्होंने कभी बिजली का मुंह तक नहीं देखा था, बिजली का शब्द भी कान पे नहीं सुना था, उन गांवों में उजाला पहुंचाया। इसलिए इनको मोदी की कब्र खोदने के सिवाय अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आदरणीय सभापति जी, वो भी एक वक्त था जब देश में बार बार खबरें आती थी, मीडिया में हेडलाइन हुआ करती थी, सरहद की स्थिति के संबंध में बयान आते थे। गोला बारूद नहीं है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, बर्फ के बीच खड़ा है, बर्फ में खड़े रहने के लिए जो जूते चाहिए वो जूते तक नहीं उसके पास। ये खबरें आती थी। हमने देश के जवानों के लिए खजाने खोल दिए। देश के जवानों को जो चाहिए वो देने की जरूरत पड़ी। और इसलिए वो चाहते कि अब तो कोई रास्ता बचा नहीं है, बस कब्र खुदेगी मोदी की। यही एक रास्ता उनके लिए बचा है। आदरणीय सभापति जी, एक बार उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने सदन में भाषण करते करते वो रो पड़े थे। दिमागी बुखार के कारण बच्चे, अनगिनत बच्चे मर रहे थे। इनको कभी सूझा नहीं कि इस दिमागी बुखार से मुक्ति दिलाई जा सकती है। आदरणीय सभापति जी, आंख की बीमारी ट्रकोमा, लोग परेशान होते थे, आंखें चली जाती थी और विज्ञान प्रगति कर चुका था, हो सकता था, वो नहीं कर सकते थे। हमने दिमागी बुखार से भी मुक्ति दिलाई और हमने ट्रकोमा से भी देश के लोगों की आंखें बचाई। यही सफलताएं हैं, यही संवेदनशीलता है। समाज के लिए जीने मरने का यही संकल्प है। पल पल, तिल तिल समाज के लिए बिताना, घिसना, झलना, वो उनको परेशान कर रहा है। तब जाकर के मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये मंत्र लेकर के चल रहे हैं, ये सपने देख करके चल रहे हैं और बातें लोकतंत्र की करते हैं।
मोहब्बत की दुकान के साइन बोर्ड लगाते हैं। क्या सार्वजनिक जीवन में ऐसी नफरत होती है? आदरणीय सभापति जी, इनकी सरकार रिमोट से चलती थी, मेरी सरकार भी रिमोट से चलती है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट है। ...140 करोड़ देशवासियों के सपने, 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाएं, देश के नौजवानों के संकल्प, इनके लिए हम जीते हैं, इनके लिए सरकार चलाते हैं। सत्ता हमारे लिए सुख का रास्ता नहीं है, सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है। मुद्रा योजना लाखों करोड़ों की मदद मिली, स्वरोजगार को बल दिया। कांग्रेस ने कभी स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट ही नहीं किया। कुछ सैकड़ों में स्टार्टअप बेचारे अपने उनको पता भी नहीं था। और इनका तो हाल ये है आदरणीय सभापति जी, अपने घर के स्टार्टअप को भी वो लिफ्ट नहीं कर पा रहे। और हमारी सरकार में आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। और जब सफलता एक के बाद एक जन सामान्य के दिलों को जीतती है ना, तब जाकर के उनके पास एक ही रास्ता बचा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन उस हमारा याद कीजिए, बीएसएनएल को लेकर के चुटकुले चलते थे, कार्टून बनते थे। आज स्वदेशी 4G स्टैक हमने खड़ा कर दिया। 5G दुनिया में सबसे तेज गति से रोल आउट करने का काम हमने कर दिया। कम्युनिकेशन की नई जनरेशन, नई टेक्नोलॉजी, नई सोच, इसको हमने आगे बढ़ाया। और इसलिए दर्द जुबान पे आ रहा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आदरणीय सभापति जी, गरीब की सेवा ये मेरा सौभाग्य है। 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर देना मैं जीवन में सुकून मानता हूं। बिजली, पानी, गैस का सिलेंडर, टॉयलेट की सुविधा, मुझे लगता है कि हाँ, परमात्मा ने मुझे सही दिशा में काम करने की प्रेरणा दी है। पहली बार गांव की महिला गर्व से कह रही है, हाँ मैं लखपति दीदी बनी हूं, तो दूसरी कह रही है इस साल तक मैं लखपति दीदी बन जाऊंगी। जो बन गई है उनको जब पूछता हूं, नहीं बोले साहब अब तो करोड़पति के लिए सोच रहे हैं। ये जो मिजाज बदला है, जो आत्मविश्वास बढ़ा है, और ऐसे देश के कोटि कोटि जनों के आशीर्वाद जिस इंसान पर हो, कोटि कोटि माताओं बहनों का जिस पर रक्षा कवच हो, नारे कितने ही लगा लो, कब्र तुम नहीं खोद पाओगे। ये देश की शक्ति, आशीर्वाद रूपी कवच, माताओं बहनों का मेरे प्रति जो भाव रहा है, जिस श्रद्धा भाव से मैंने माताओं बहनों की सेवा करने का काम किया है, जिनको कोई पूछता नहीं था उसको मोदी पूजाता है। यही करना है, और ये आशीर्वाद ही है जो इनको चूभते हैं, और इसलिए कब्र खोदना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने
एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली। महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली। ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार कि ऐसी पटक देती है लोगों को। आदरणीय सभापति जी, हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चले और आज वो सपना देश के लोगों की ऊर्जा के कारण संकल्प में बदल चुका है। आज कहीं पर भी जाइए, हर कोई ये कहता है कि 2047 तक विकसित भारत बनना है। और मैं हैरान हूं, कुछ हमारे साथी सदन में इतने निराशावादी, इतने जमीन से कटे हुए लोग, बदलती हुई दुनिया से अनभिज्ञ लोग पता नहीं क्या बोल रहे हैं। वो कहते हैं हम मोदी ये भी 2047 की क्या बोल रहा है, 2047 किस दे देगा है? हमारे देश के लिए, आजादी के लिए जो लड़ते थे, जो फांसी के तख्त पर चढ़ जाते थे, जो लाठियां खाते थे, गोलियां खाते थे, जो काला पानी की सजा के लिए अंडमान निकोबार के सेल्यूलर जेल में जिंदगी बिता देते थे, लक्षावधि नौजवान अपने पढ़ाई का, भविष्य का सोचे बिना, कोई परवाह किए बिना सिर्फ देश के लिए सोचने के लिए निकट पड़े थे। क्या उन्होंने कभी ये सोचा होता कि यार हमारे कालखंड में तो आजादी मिलेगी नहीं, कि मैं क्यों करूं? तो क्या देश कभी आजाद होता? ये इतने निराशावादी लोग हैं कि जब मैं डिजिटल इंडिया की बात करता था, मैं फिनटेक की चर्चा करता था, मैं यूपीआई की बात करता था, तो ये कहते थे अरे इस देश में गरीब आदमी मोबाइल फोन पर कैसे पैसों का कारोबार करेगा? 3 साल के भीतर भीतर देश ने दिखा दिया ये हो सकता है। और मैं हैरान था जिस दिन ऐसा भाषण संसद में हुआ, देश का मीडिया भी, मैं भी, ऐसे लोग, उनकी जो इकोसिस्टम है वो नाच रही थी कि देखिए मोदी को तगड़ा जवाब दिया। मोदी ने जवाब नहीं दिया। आपके हाथ में मोबाइल फोन जब यूपीआई से चलता है, काम करता है ना, तो जवाब अपने आप मिल जाता है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के समय एक व्यंग चला करता था और आमतौर पर कहा गया और सीरियस नेचर की चर्चा में भी आता था, हंसी मजाक में भी आता था। इंडिया मिस द बस, ये कॉमन वर्ड हो चुका भाई, मौका गंवा दिया, बाजी हाथ से चली गई। इंडिया मिस द बस, ये हमेशा होता था। आदरणीय सभापति जी, आज भारत कोई बस मिस नहीं कर रहा है, आज भारत काफिले का नेतृत्व कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, देश का भविष्य उज्जवल बनाना है, वर्तमान भी उज्जवल बनाने के लिए अविरत कार्य करना होता है। हम विकसित भारत के सपने के लाइट में 5 वर्ष की योजना बनाते हैं और हर वर्ष का बजट बनाते हैं और हम दिशा तय करके चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए अगला चुनावी लक्ष्य नहीं होता है, हमारा लक्ष्य है 2047 विकसित। अरे चुनाव तो आएंगे जाएंगे, मेरा देश अजरा अमर रहने वाला है और हम देश की युवा पीढ़ी के हाथ में समृद्ध हिंदुस्तान देने का सपना लेकर के चलेंगे। जिन बच्चे जो आज जो घर में बालक है ना, उनको भी मैं देख करके सोचता हूं कि मैं इसके हाथ में ऐसा हिंदुस्तान दे करके जाऊं ताकि हमें अपने काम का संतोष हो। 2047 क्यों, 2047 क्यों, ये बातें करते हैं। आदरणीय सभापति जी,
आज जिस प्रकार से हम इनिशिएटिव लिए, चाहे स्पेस हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, समंदर की गहराई हो, जल, थल, नभ, अंतरिक्ष, हर क्षेत्र में नए संकल्प, नई ऊर्जा, नए कदम और नई सिद्धियों को लेकर के देश आज आगे बढ़ रहा है। हम ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं, हम आने वाले युग को समझ पा रहे हैं। हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, हम एआई मिशन को लेकर के चल रहे हैं और आज दुनिया मानने लगी है कि एआई मिशन भारत बहुत कुछ दुनिया को दे सकता है। ये विश्वास आज दुनिया में बना है। आज दुनिया में क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ राजनीतिक हथियार बन गया है। हम उस पर फोकस कर रहे हैं ताकि कभी भारत को किसी के पास हाथ फैलाने की नौबत ना आ जाए। आदरणीय सभापति जी, ऐसे तो अनगिनत प्रोजेक्ट हैं जिसमें विदेश का इन्वेस्टमेंट आना ही आना है, क्योंकि अब हर किसी को अपना भविष्य भारत की भूमि में नजर आ रहा है। हर किसी को अपना भविष्य भारत की टैलेंट के भरोसे नजर आ रहा है। हर किसी को भविष्य भारत के उज्जवल भविष्य के साथ खुद के उज्जवल भविष्य को जोड़ करके दिखता है। और इसलिए दुनिया आज विकसित भारत की बात हम क्यों कर रहे हैं, जिनके दिमाग में नहीं पड़ता है, दुनिया को समझ आ रहा है कि भारत ने सही दिशा पकड़ी है। चलो अब चर्चा वहां चल रही है कहीं हम बस न चुक जाए। कल तक चर्चा चलती थी इंडिया मिस करता है, अब दुनिया को लगता है अब हम लेट न हो जाए, वहां आने की स्पर्धा चल रही है। आदरणीय सभापति जी, आने वाला समय भारत के लिए अवसरों से भरा हुआ है, भारत के नौजवानों के लिए अवसरों से भरा हुआ है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए मैं पूरी संभावनाएं रेखांकित कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं और उसके दिशा में नीतियां बनाकर हम आगे चल रहे हैं। हम इसको और मैं चाहता हूं, मेरे देशवासियों को निमंत्रण देता हूं और मैं देशवासियों को आज सदन से भी कहना चाहूंगा, मैंने मन की बात में भी इसका उल्लेख किया था, मैं यहां पर सभी माननीय सांसदों से भी कहूंगा कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में से लोगों को बताइए, जब दुनिया भर में इतने अवसर पैदा हुए हैं, उसको स्थायित्व तब मिलता है जब हम उत्तम प्रकार की चीजों को लेकर के जाए, हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज न करें। मुनाफा कम क्यों न हो, लेकिन क्वालिटी को हम निरंतर उत्तम करते जाएंगे। इनोवेशन करना पड़ेगा, करेंगे, रिसर्च करना पड़ेगा, करेंगे, प्रोडक्ट में मटेरियल बदलना पड़े तो बदलेंगे, लेकिन हम दुनिया में क्वालिटी की दृष्टि से उत्तम हो, तब जाकर के जो आज राजनीतिक दृष्टि से जो निर्णय होते हैं उसका बेनिफिट लेने के लिए हमने पीछे नहीं रहना चाहिए। मेरे देशवासियों से मैं आज यही आग्रह करूंगा कि आप क्वालिटी के विषय में मेरा साथ दीजिए, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज न करिए। आप देखिए दुनिया सिर्फ और सिर्फ मेड इन इंडिया, मेड इन भारत, मेड इन इंडिया, मेड इन भारत, इसके लिए गीत गाने लग जाएगी। आदरणीय सभापति जी, मैं कांग्रेस के मित्रों का भी आज आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम मुझे, उनको पता था, पहले प्रयोग कर चुके थे, पिछले 10 साल में मुझे 5-6 बार इस प्रकार से बोलने से रोका गया, तो उनको मालूम था एक बार शुरू होता हूं तो रुकता नहीं। और मैंने कहा था एक बार एक अकेला, तो अब अनुभव से सीख गए हैं कि इसमें कोई दाल गलने वाली नहीं है, तो समझदारी से काम लिया और ऐसी समझ उनको निरंतर मिलती रहे, ये भी मैं प्रार्थना करता रहूंगा। आदरणीय सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के उद्बोधन में योगदान देने वाले सभी सांसदों का भी आभार व्यक्त करता हूं। जो भी उत्तम विचार यहां प्राप्त हुए हैं, उत्तम विचार देश की प्रगति में जरूर काम आएंगे, ऐसा मैं विश्वास देता हूं। और आदरणीय राष्ट्रपति जी का इस संबोधन के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। I shall now put the amendments which have been moved to vote.
amendments number 5 and 68 to 74 by Dr. John Brittas. I shall now put the amendments to vote. Those in favor. कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने की बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब। मोहब्बत की दुकान वाले कब्र खोदने की बात करते हैं। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने की बात कर रही है और इसका कड़ा जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। उन्होंने कहा कि कौन से संविधान के तहत आता है, कब्र खोदने की बात करते हैं। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने की बात कर रही है, लेकिन किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के आवाम का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और जिस तरीके से जवाब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर राज्यसभा में दिया है, ये देखने वाली बात रही। कांग्रेस के युवराज ने केंद्रीय मंत्री को गद्दार कहा, जिसकी आलोचना यहां पर प्रधानमंत्री ने की। सिंह सांसद को कांग्रेस के युवराज ने यहां पर, यानी कि उन्होंने कहा कि एक माननीय सदस्य ने यहां पर सिख समुदाय का अपमान किया है और गद्दार कहा है। तो ऐसे उस पूरे मामले को लेकर भी जो है आलोचना करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर जो है तीखा सवाल खड़ा किया और जो है यहां पर वो हमलावर नजर आए। सिख सांसद को कांग्रेस के युवराज ने, यानी कि राहुल गांधी ने जो है ट्रेटर कहा था और यहां पर गद्दार कहा था, जिसके जवाब में आपको बता दें कि बिट्टू ने यहां पर कहा कि राहुल गांधी जो है देश के दुश्मन है। उसी पूरे मामले को लेकर आलोचना करते, टिप्पणी देते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस की सरकार ने जेब भरने का काम किया है, पीएम मोदी ने कहा। कांग्रेस के राज में बैंक नहीं देख पाए थे लोग और कितनी डेवलपमेंट हुई थी, ये बिल्कुल ही साफ बात है। और इन सारी चीजों का विस्तार से जवाब यहां पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में दिया। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना यहां पर देखने लायक रहा। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर राहुल गांधी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने जो काम अपने पूरे कार्यकाल में किया उसको लेकर जो है यहां पर उन्होंने टिप्पणी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के राज में बैंक नहीं देख पाए थे लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यहां कांग्रेस राज में लोग बैंकों से भगा दिए जाते थे, किसी तरीके का कोई विकास नहीं था, जमीन से जुड़े हुए काम नहीं होते थे। कांग्रेस के राज में यहाँ पर बैंक हो, मोबाइल फोन हो, नेटवर्क हो, किसी भी तरीके से जो है सुविधा जनता को नहीं मिलती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कहा कि कांग्रेस ने कभी भी किसानों की चिंता नहीं की, गरीबों की चिंता नहीं की। बैंकों को कांग्रेस की बीमारी से मुक्ति मिल गई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कांग्रेस राज में लोग जो बैंकों से भगा दिए जाते थे, बैंकिंग सिस्टम भी किस तरीके से खस्ता तरीके से चल रहा था, उसको लेकर जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कांग्रेस ने किसानों के साथ विश्वासघात किया, कांग्रेस ने कभी भी किसानों की चिंता नहीं की है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बात बड़ी ही साफ तरीके से कही। उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि 2047 किसने देखा है, 2047 किसने देखा है, उसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो स्वाधीनता के लिए लड़ रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, अगर उन्होंने भी सोचा होता कि उनके जीवन काल में तो आज़ादी मिलेगी नहीं, तो हमें ये चीज़ क्यों करनी है, तो आज देश आज़ाद नहीं हो पाता। वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा जो मकसद है, हमारा जो फोकस पॉइंट है, वो सिर्फ और सिर्फ अगला